नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पे। दोस्तों, ये इंडियन पॉलिटी का पार्ट 2 है। ओके, पार्ट 1 हम लोगों ने कल कर लिया था। आज उसके आगे देखते हैं और देखते हैं आज के एमसीक्यूज कौन कौन से हैं। तो पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, आपके ऑप्शंस हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ऑप्शन बी है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत के लिए एक लिखित संविधान का प्रावधान किया गया था। और अगला है, भारत शासन अधिनियम 1935 में पहली बार प्रांतीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है ये सही नहीं है। ओके, और यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट नहीं है। चलते हैं अब इसकी व्याख्या पर। भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत के लिए एक लिखित संविधान का उल्लेख नहीं किया गया था। भारत में संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन में किया गया था। ओके, अतः सी जो है वो असत्य है। देखते हैं इसके कुछ फैक्ट्स हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप सन 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। दूसरा है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रपति को जो अध्यादेश अनुच्छेद 123 निकालने की शक्ति है वह भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। ओके, नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। इसके तहत एक कार्यपालिका एवं एक प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्तर पर पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी और 6 प्रांतों में 2 सदनों की व्यवस्था थी, मद्रास, बंबई, बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। ओके, 6 सदनों में जो 6 प्रांत थे उसमें 2 सदनों की व्यवस्था थी। वो कौन कौन से थे? मद्रास, बंबई, बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसका। तो भारत शासन अधिनियम 1935 श्वेत पत्र पर आधारित था, जिसे विभिन्न गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप तैयार किया गया था। ओके, चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है, संविधान सभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ओके, यहां आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। 4 कथन दिए गए हैं, फिर उसमें कूट दिया गया है, उसमें आपको सेलेक्ट करना है कि ये कौन से कूट जो है, कौन से कथन जो है वो सही है। देखते हैं एक एक करके सारे कथनों को। तो पहला है, इसकी रचना कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर आधारित थी। ओके, संविधान सभा के विषय में बताना है तो इसकी रचना कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर आधारित थी। दूसरा है, इसके सदस्यों का चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। तीसरा है, इसके सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। और चौथा है, यह एक बहुदलीय निकाय था। ओके, तो देखिए इसमें जो आपका सत्य है वो पहला, दूसरा और चौथा है। तीसरा जो है ये सही नहीं है। ओके, इसके सदस्यों का जो है निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। तो इस आधार पर देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी, केवल 1, 2 और 4। ओके, 1, 2 और 4 आपके करेक्ट आंसर है। अब इसकी देखते हैं व्याख्या। और कथन 3 जो है वो गलत है, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया था, बल्कि 1935 में प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से किया गया था। इसके कुछ फैक्ट्स हैं, उनको भी देखते हैं। तो संविधान सभा की रचना वैसी थी जैसा कि कैबिनेट मिशन 1946 में प्रस्तावित था। इसकी सीटें जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित की गई थी। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया था। अगला पॉइंट है, इसके चुनाव में सीमित मताधिकार का प्रयोग किया गया था, जैसे कर, संपत्ति एवं शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सीमित किया गया था। ओके, अगला पॉइंट है, इसमें कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के अलावा अन्य छोटे छोटे दल एवं समूह शामिल थे, जैसे कृषक प्रजा पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, यूनिस्ट पार्टी आदि। अतः संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी।
चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। आपको अब यहाँ पे असत्य वाला बताना है कि कौन सा कथन जो है इन चारों में वो असत्य है। तो एक एक करके देखते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है संविधान सभा में अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। ओके, संविधान सभा ने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। ऑप्शन बी है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ऑप्शन सी है उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और ऑप्शन डी है संविधान सभा में सभी समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा असत्य है। ओके, तो आप सभी को पता है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ओके, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका गलत है। देखते हैं इसकी व्याख्या अब। तो कथन बी जो है वो गलत है, क्योंकि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष संविधान सभा के, वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ओके, कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये चीज आप लोग को शायद पता भी है। ठीक है, देखिए संविधान सभा में 8 बड़ी समितियां तथा अन्य छोटी समितियां थी। संविधान सभा इन सभी समितियों के माध्यम से अपना कार्य करती थी। अगला पॉइंट है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 में पारित किया था। अगला है संविधान सभा में सभी समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति एवं जनजातियां, महिलाएं आदि। देखते हैं अगला। और अगला है संविधान सभा में 15 महिलाएं सदस्य और 18 अनुसूचित जाति के सदस्य थे। आप इसको देख भी सकते हैं एनसीईआरटी के क्लास 9th के पेज नंबर 16 पे। ओके, ये एनसीईआरटी के जो बुक है इंडियन पॉलिटी की, उसमें आप अगर क्लास 9th की बुक उठाएंगे तो उसमें पेज 16 पर आप इसको देख भी सकते हैं, ये वहीं से लिया गया है। ओके, देखते हैं अब अगला। तो संविधान सभा से संबंधित कुछ अन्य बातें। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी, परंतु भारत विभाजन के पश्चात संविधान सभा की सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई। 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्य उपस्थित हुए और अंतिम रूप से पारित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ओके, चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। दूसरा है राष्ट्रीय ध्वज के बीच के चक्र में कुल 24 तीलियां हैं। तीसरा है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। इनमें से आपको बताना है कि सही उत्तर का चयन करना है, आपको सही उत्तर बताना है। ये कूट दिए गए हैं नीचे, आपको बताने हैं इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए पहला दिया गया है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 2 और 3, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। आपको इसमें से करेक्ट बताना है। तो देखिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पहला और दूसरा जो है इसमें वो सही है। ओके, तीसरा जो है ये सही नहीं है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए जो होगा केवल 1 और 2 सही होंगे। अब चलते हैं इसकी व्याख्या पर, और इसकी व्याख्या देखते हैं। कथन 3 जो है गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई का अनुपात क्या था? 3:2 था। ओके, अब इसके कुछ पॉइंट्स है उसको भी देखते हैं। तो संविधान सभा की कुल 12 बैठकें आयोजित की गई थी। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को आयोजित की गई, जब इसके सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन में 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को स्वीकार किया था। अगला है राष्ट्रीय ध्वज के बीच के चक्र में कुल 24 तीलियां हैं। ओके, तीलियों की संख्या है वो कितनी है? 24 है। अगला है संविधान सभा से संबंधित कुछ अन्य तथ्य देखते हैं। तो ग्रेनेविले ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि संविधान सभा
एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। लॉर्ड विंग्स काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है और विंस्टन चर्चिल के अनुसार संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। आइवर जेनिक्स के अनुसार भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों एवं भावनाओं को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य वाला बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। देखते हैं। पहला दिया गया है, भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन लगे। दूसरा है, संविधान सभा के निर्माण होने तक संविधान सभा की कुल 11 बैठकें आयोजित की गई। तीसरा है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। और चौथा है, संविधान सभा निर्माण संबंधी प्रथम विचार 1934 में प्रस्तुत किया गया। ओके, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा असत्य है। तो ऑप्शन सी जो है ये पूरी तरह से असत्य है और यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर भी होगा। ओके, यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं इसकी व्याख्या पर। तो देखते हैं, कथन सी जो है वो असत्य है क्योंकि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। इसके कुछ फैक्ट्स हैं उसको भी देखते हैं। तो भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। इसमें संविधान सभा की कुल 11 बैठकें आयोजित की गई थी। प्रथम बैठक 9 से 23 दिसंबर 1946 में एवं 11वीं बैठक 14 से 26 नवंबर 1949 में आयोजित की गई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को आयोजित की गई। इस बैठक में संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। अगला पॉइंट है, नई संसद के निर्माण तक संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रही। अगला फैक्ट है, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार भारत के वामपंथी आंदोलन के नेता एम.एन. राय द्वारा रखा गया था। परंतु भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग रखने का प्रथम प्रयास वर्ष 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा किया गया। उसने एक प्रस्ताव पारित कर कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। इसके बाद वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। ओके, चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वो संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शंस हैं, पहला है जेबी कृपलानी, दूसरा है सरदार पटेल, तीसरा गोपाला स्वामी अयंकर, तीसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और तीसरा है टीटी कृष्णामाचारी। कुछ दिए गए हैं, इनमें से आपको सेलेक्ट करके बताना है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1, 2 और 5 और ऑप्शन डी है केवल 1, 4 और 5। आपको करेक्ट वाला बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो देखिए, इसमें से आपको बताना है कि कौन से सदस्य नहीं थे। ओके, तो यहाँ आप देखेंगे जेबी कृपलानी और सरदार पटेल, ये दोनों लोग जो थे वो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। बाकी ये तीनों जो हैं ये सदस्य थे। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा केवल 1 और 2। ओके, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सिर्फ होगा 1 और 2। ओके, अब चलते हैं इसकी व्याख्या पर। तो सरदार पटेल एवं जेबी कृपलानी संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, इसके अतिरिक्त सभी इसके सदस्य थे, आपको अभी बताया गया। अब इसके कुछ फैक्ट्स हैं उनको भी देखते हैं। तो संविधान प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में किया गया था, जिसमें अध्यक्ष सहित निम्नलिखित 7 सदस्य थे जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन था देखते हैं सातों सदस्य को। तो इसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। फिर थे एन. गोपाला स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, नेक्स्ट थे डॉक्टर के.एम. मुंशी, इसके बाद थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला और नेक्स्ट थे एन. माधव राय। बी.एल. मित्र के स्थान पर ये आए थे। और इसके बाद थे टीटी कृष्णामाचारी और ये भी डी.बी. खेतान की मृत्यु के बाद आए थे। ओके, देखते हैं अगले फैक्ट्स। तो संविधान सभा एवं संविधान प्रारूप के संबंध में कुछ अन्य बातें देखते हैं। तो बी.एन. राव जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे,
उनके द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। इसके मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद एवं 13 अनुसूचियां थीं। नेक्स्ट फैक्ट है के.एम. मुंशी संविधान प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा में बंबई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित हुए थे। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है सूची मिलान आपको करना है। ओके, एक तरफ दिया गया है सूची 1, सूची 2, एक तरफ समितियों के नाम है और उसके सदस्य हैं। ओके, देखते हैं। संचालन समिति इधर दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके सामने। इधर दिया है प्रांतीय संविधान समिति, उसके सामने दिया गया है जे.बी. कृपलानी। संघीय संविधान समिति के सामने दिया गया है सरदार पटेल और मूल अधिकार उप समिति के सामने दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इनको आपको सही मिलान करना है और आपको बताना है कि कौन सा सही है। नीचे कूट दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1 2 3 4, ऑप्शन बी है 1 2 4 3, ऑप्शन सी है 4 3 1 2 और ऑप्शन डी है 4 3 2 1। आपको करेक्ट वाला बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो देखिए, आप लोग को बता दें कि संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर हम बात करें प्रांतीय संविधान समिति की, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। और अगर बात करते हैं संघीय संविधान समिति की, तो इसके सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मूल अधिकार उप समिति के सदस्य थे जे.बी. कृपलानी। ओके, क्लियर है। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर सही होगा तो वो ए का 4, ओके, ए का 4, बी का 3 और सी का 1 और डी का 2। इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं इसकी व्याख्या। तो देखिए, संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया, जिसमें 8 बड़ी समितियां तथा अन्य छोटी समितियां थीं, जिनके कुछ महत्वपूर्ण समितियों की सूची इस प्रकार है। तो देखते हैं, एक तरफ समितियां हैं और दूसरी तरफ अध्यक्ष हैं उनके। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अगर अध्यक्ष की बात करें तो वो थे सरदार पटेल और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति के भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पुनः देशी रियासतों से वार्ता के लिए बनी समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ओके, फिर मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी और सलाहकार समिति यानी परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति एवं अल्पसंख्यक उप समिति सलाहकार समिति की उप समितियां थी। ओके, मौलिक अधिकार उप समिति एवं अल्पसंख्यक उप समिति सलाहकार समिति की ही उप समितियां थी। ओके, फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राज्यों से वार्ता के लिए बनी समिति से अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, देखिए, देशी रियासतों से वार्ता के लिए कौन था अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और राज्यों से वार्ता के लिए कौन था, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि देशी रियासतों के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और राज्यों के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ओके, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। ओके, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखते हैं अब अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है भारत एवं अमेरिका के संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान एक समान है। ओके, तो देखते हैं, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। दोनों में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ऑप्शन बी है दोनों में एकहरी न्यायपालिका पाई जाती है। ऑप्शन सी है दोनों के संविधान में 3 सूचियां हैं और ऑप्शन डी है संविधान के निर्वचन या व्याख्या के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका पाई गई है। ओके, तो इसमें आपको करेक्ट वाला बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो इसमें जो करेक्ट होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि संविधान की व्याख्या के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका में भी पाई जाती है और यहाँ भी इंडिया में भी पाई जाती है, भारत में भी पाई जाती है। ओके, अब चलते हैं इसकी व्याख्या पर। तो उपरोक्त में से सिर्फ विकल्प डी जो है वो सत्य है, क्योंकि अमेरिका एवं भारत के संविधान की व्याख्या के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है जिसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। ओके, चल इसके कुछ फैक्ट्स हैं उनको भी देखते हैं। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में केंद्र एवं राज्य के लिए अलग अलग नागरिकता का प्रावधान है।
दूसरा है भारत में एकहरी न्यायपालिका है जबकि अमेरिका में न्यायपालिका की द्वैधता है, अर्थात केंद्र एवं राज्य की अपनी न्यायपालिका है। अगला है भारत के संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। वहीं अमेरिका में संघ से संबंधित विषयों को लिख दिया गया है एवं शेष शक्ति राज्यों को सौंप दी गई है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है जबकि अमेरिका में राज्यों के पास है। अगला है लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका से हुआ है, परंतु अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसके मूल संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसके भारत के मूल संविधान के कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं एवं 8 अनुसूचियां अब जो हैं वो 12 हो गई हैं। अब अगर अनुसूचियों की संख्या देखी जाए तो कितनी हो गई है? 12 हो गई हैं। ओके, देखते हैं अब अगला प्रश्न। और अगला है भारत एवं ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है दोनों देशों में संसदीय प्रणाली का प्रावधान है। ओके, दोनों देशों में संसदीय प्रणाली का प्रावधान है। ऑप्शन बी है दोनों देशों में एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। ऑप्शन सी है दोनों देशों में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है। और ऑप्शन डी है दोनों देशों का संविधान नम्य या लचीला है। ओके, इसमें आपको बताना है कि अब आपको बताना है भारत और ब्रिटिश के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो देखिए ऑप्शन ए जो है वो सही है। ओके, क्योंकि दोनों देशों में संसदीय प्रणाली का ही प्रावधान है। ओके, बाकी जो है वो सारे गलत हैं, सिर्फ यही सही है क्योंकि दोनों देशों में संसदीय प्रणाली का प्रावधान है। चलते हैं अब इसकी व्याख्या पर। तो कथन ए सही है क्योंकि भारत एवं ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली को अपनाया है। ओके, इसमें वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रावधान है। सामूहिक उत्तरदायित्व प्रणाली को अपनाया गया है, अर्थात कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी रहती है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। ओके, भारत एवं अमेरिका में संघात्मक प्रणाली को अपनाया गया है जबकि ब्रिटेन में एकात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। अगला है भारत एवं अमेरिका में संविधान के व्याख्या के लिए एक स्वतंत्र न्यायालय का प्रावधान है जबकि ब्रिटेन में स्वतंत्र न्यायपालिका का अभाव है। इसलिए भारत एवं अमेरिका न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान है। ओके, जबकि ब्रिटेन में इसका अभाव है। ब्रिटेन में संसद सबसे अधिक प्रभावशाली है। नेक्स्ट है अमेरिकी संविधान कठोर संविधान का उदाहरण है जबकि ब्रिटेन संविधान नम्य संविधान का उदाहरण है। वहीं भारत का संविधान कठोर एवं नम्य संविधान का मिश्रण है। अगला फैक्ट है भारत में गणतंत्रात्मक प्रणाली को अपनाया गया है क्योंकि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है जबकि ब्रिटेन में राजतंत्र प्रणाली को अपनाया गया है क्योंकि वहां सम्राट का चुनाव वंश परंपरा के आधार पर किया जाता है। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है सूची मिलान करना है आपको। एक तरफ भारतीय संविधान के लक्षण है और दूसरी तरफ उससे संबंधित देश हैं। ओके, तो समवर्ती सूची के सामने जर्मनी का नाम है, संघात्मक व्यवस्था के सामने कनाडा है, आपात उपबंध के सामने रूस यानी पूर्व सोवियत संघ है और मूल कर्तव्य के सामने ऑस्ट्रेलिया है। आपको इनका मिलान करना है, आपको बताना है कि कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शंस इधर आपके सामने दिए गए हैं। ओके, उसी के नीचे आपको इसमें से करेक्ट वाला बताना है। तो देखते हैं। देखिए, अगर समवर्ती सूची की बात करें तो इसका संबंध कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से है। ओके, इसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संघात्मक की अगर बात करें तो ये लिया गया है कनाडा से, और अगर आपात उपबंध की बात करें तो ये जर्मनी से लिया गया है, और मूल कर्तव्य की अगर बात करें तो ये लिया गया है रूस से। ओके, तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं इसकी व्याख्या पर। तो देखते हैं समवर्ती सूची संविधान के समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची यानी विस्तृत उभयनिष्ठ सूची एवं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को अपनाया गया है। अगला संघात्मक व्यवस्था की अगर बात करें तो कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां तथा केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति के प्रावधानों को अपनाया गया है। और अगर आपात उपबंध की बात करें तो जर्मनी के संविधान वीमर से आपात उपबंध लिया गया है। मूल कर्तव्य की अगर बात करें तो रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। और अगला संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की अगर बात करें
तो यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया राज्य के सदस्यों का निर्वाचन एवं राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और अगर बात करते हैं गणतंत्रात्मक व्यवस्था की, तो यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत भी लिया गया है। अगर बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, तो यह आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं और राज्यसभा में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के आधार पर मनोनयन एवं राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है। कहां से, आयरलैंड से। और अगर संसदीय शासन प्रणाली की अगर बात करें, तो यह ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, जिसमें विधि का शासन, विधि प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल नागरिकता आदि को अपनाया गया है। अगर उद्देशिका की बात करें, तो यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उद्देशिका ली गई है, स्वतंत्र न्यायपालिका ली गई है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, मूल अधिकार लिया गया है और उपराष्ट्रपति का पद के साथ साथ राष्ट्रपति का महाभियोग भी लिया गया है। ओके, अगर बात करें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की, तो इसे जापान के संविधान से लिया गया है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम मिलेंगे पार्ट 3 में। ओके, पार्ट 3 हम लोग का होगा नेक्स्ट, और उसमें भी इसी तरह से क्वेश्चंस होंगे, अच्छे लेवल के होंगे। ओके, तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि और लोगों तक भी वीडियो पहुंचे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले, सबसे जल्दी, सबसे तेज मिलते रहें। ओके, तो चलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद,